की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। अगर कोरोना नहीं होता तो करगिल की विजय गाथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सुनाते। दिल्ली में एक बड़ा जश्न होता, लेकिन एक वायरस आया और बड़ा जश्न नहीं हो पाया, बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। तो क्या देशभक्ति की बयार रुकनी नहीं चाहिए? आप भारत के पराक्रमी वीरों को सलाम करते रहें। हमने एक खास शो बनाया है। आप इसे देखकर असाधारण युद्ध के सबसे साहसिक योद्धाओं की सच्ची कहानी सुनिए और सबसे बड़ी बात समझिए, इस वक्त जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात हैं, बार बार कहा जाता है कि चीन कभी भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में यह जानना, समझना और सबूतों के साथ देखना बहुत जरूरी है कि पहाड़ पर जब भी लड़ाई हुई है तो भारत ने जीत पाई है। कारगिल युद्ध का नाम सुनकर चीन हो या पाकिस्तान, दोनों कांप जाते हैं, क्योंकि ऐसा पराक्रम सिर्फ भारत के जवान ही कर सकते हैं। और आप इस रिपोर्ट के जरिए इसे समझ सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। दुनिया को अचंभित करने वाली सच्ची कहानी। अठारह 18,000 फीट की चोटी पर वो योद्धा चढ़े और लड़े। दुश्मन चीख चीख के बोला, अब मत मारो गोला। असाधारण युद्ध के सबसे साहसिक योद्धा। आज हर देशवासी शौर्य और राष्ट्र के लिए समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा को स्मरण कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी शूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने कारगिल की चोटियों से तिरंगे को उतारने के षड्यंत्र को असफल किया। अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया, दुनिया के नक्शे पर सबसे विषम परिस्थितियों में सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया। एक दो नहीं, एक साथ कई पहाड़ों की चोटियों से अचानक भारतीय सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। देश के योद्धाओं को भारत भूमि की रक्षा और सुरक्षा की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना था। कहीं 18,000 फुट ऊंची चोटी से गोला बरस रहा था, कहीं 16,000 फीट की ऊंचाई से गोलियां दागी जा रही थीं, कहीं 17,000 फुट की ऊंचाई से आक्रमण शुरू हो चुका था। एक साथ मल्टीपल मोर्चे पर आसमानी चोटियों पर खतरा सिर उठा चुका था। मुश्किल ये थी
कि बर्फीली चोटियों के ऊपर घात लगाकर बैठा दुश्मन हमारी एक एक मूवमेंट को आसानी से देख सकता था। यानी सैनिकों को जोखिम उठाकर चोटियों पर चढ़ना था और चढ़ते वक्त दुश्मन की गोली से जिंदा बचना भी था। भारतीय सेना की कई रेजिमेंट सिर पर कफन बांधकर चोटियों पर फतह के लिए निकल पड़े, पर चोटियों पर लड़ी गई लड़ाई में एक गलती का मतलब था सब कुछ गंवा देना। जमीन पर भारतीय सैनिक गोलियों की जद में थे तो आसमान में वायुसेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान दुश्मन की मिसाइल से दूर नहीं थे। पहाड़ों की ऊंचाई से लेकर दर्रों की गहराई तक, -डिग्री के टॉर्चर से लेकर सिर चकरा देने वाली चट्टानों तक, सब कुछ भारतीय सेना के लिए विपरीत था। दोनों तरफ से ऐसे फायरिंग खोल दिया, जो हमारी टुकड़ी का रास्ता था वो कट ऑफ हो गया। पक्का मरेगा। दुनिया भर की गोली आ रही थी, इधर से जा रहा था, आवाज सुनाई दे रहा था, इधर से जा रहा। दिवाली की तरह लगता। जब हम शीश लेने लगता है, ऐसे आंख बंद कर देता है तो नजर आता नहीं है। मेरे साथ जो रेडियो सेट था पूरा ऐसे डाउन हो गया। दिन भर हम उधर मतलब फंसे रहा, हम 4 बंदे। योद्धाओं को ऐसी ही खड़ी चट्टानों पर चढ़कर हमारी भूमि पर डेरा जमा चुके दुश्मनों को ढेर करना था। पहली नजर में यह मिशन इम्पॉसिबल था, क्योंकि दुनिया में इससे पहले किसी सेना ने ऐसा युद्ध लड़ने का जोखिम नहीं उठाया था। मानव इतिहास में लड़े सबसे खतरनाक युद्ध का सबसे साहसिक बनना महान योद्धाओं ने इन्हीं दुर्गम पहाड़ों पर अपने अमिट पराक्रम से लिखा। भारतीय दिलेरों की ललकार और दहाड़ आज तक दुश्मन मुल्क के फौज और आवाम को चैन से सोने नहीं देती। कब ये फैसला हुआ कि हम अब और यहाँ रुक नहीं सकते, हमें वापस निकलना? कुछ अरसे बाद, मुझे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद जून के महीने में हमारी पोस्टें गिरना शुरू हो गई थी। उसके बाद हमने ये देख लिया कि अब हमारे लिए, उसके बाद मुझे एक दफा कहा गया था कि तज्जिया करके बताएं कि इन पोस्टों का गिरना कैसे रोका जा सकता है। तो जब मैंने तज्जिया किया तो मुझे पता चला कि जिस इलाके में लड़ाई हो रही है उस इलाके में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं रह गई थी जिनसे हम इन पोस्टों का गिरना रोक सकते। एयरफोर्स हम इस्तेमाल कर नहीं सकते थे। मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी असेसमेंट गलत नहीं थी, उसका ओवर रिएक्शन था। तो आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन इंडिया वालों ने जवाब में मारा ज्यादा हमें। क्या आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन की ही करनी थी ना। आज आप भारतीय सेना के इसी शौर्य और अदम्य साहस के साक्षी बनने वाले हैं, जो अकल्पनीय है, अतुलनीय है और अद्भुत है। ये असाधारण योद्धाओं की रोंगटे खड़ी कर देने वाली सबसे दिलेर दास्तान है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। सरजमीन हिंदुस्तान तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन कर दिया। पाकिस्तानी फौज की कई टुकड़ियां सर्दियों का फायदा उठाकर करगिल, द्रास और पटालिक की कई खाली चोटियों तक अप्रैल 1999 में पहुंच गई। प्लान श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली कड़ी को तोड़ना, सियाचिन ग्लेशियर को खाली कराना और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर कश्मीर पर नापाक सौदेबाजी करना। हमारे एरिया में घुसकर पाकिस्तान ने किलेबंदी की, 100 से ज्यादा चौकियां चोटियों पर बनाई। यहां तक कि रसद और हथियार भरपूर मात्रा में जमा कर रखा था। भारतीय सेना को अपने पराक्रम से बर्फीली चोटियों पर उमड़ते तूफान का रुख बदलना था। जगह 17,411 फुट की ऊंचाई पर टाइगर हिल, जगह 16,000 फुट की ऊंचाई पर टोलोलिंग, जगह
18,000 फुट की ऊंचाई पर चोरबतला, जगह 16,962 फुट की ऊंचाई पर .5140, जगह 16,000 फुट की ऊंचाई पर .5287, जगह 17,000 फुट की ऊंचाई पर .4875, जगह 16,000 फुट की ऊंचाई पर .4812, जगह 17,000 फुट की ऊंचाई पर .5203। इन्हीं बर्फीली चोटियों पर जमीन से 18,000 फुट की ऊंचाई पर चोरबतला का मिशन लद्दाखी स्काउट के अफसर सोनम वांगचू को सौंपा गया। सोनम वांगचू मौत को मात देकर भारतीय सेना की वीरता और पाकिस्तानी सेना की कायरता के गवाह हैं। आसमानी ऊंचाई पर चुनौती सिर्फ दुश्मन से लड़ने की नहीं थी, ऐसे हालात में खुद को लड़ने की कंडीशन में रखना बड़ा चैलेंज था। पहाड़ पर बर्फीला दुश्मन, मेमोरी लॉस और किसी भी वक्त हाइपोथर्मिया के शिकार बनने का चांस पूरा था। क्रिटिकल एरिया में युद्ध लड़ने की सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि सफेद बर्फ की रिज लाइन पर आगे बढ़ना था। जान हथेली पर लेकर दुर्गम पहाड़ पर मिशन शुरू हुआ। मेजर सोनम वांगचुक साहब ने बोला मुझे को तोंगल नाले के टॉप पे जाके वहां से ऑब्जर्व करना कि उस इलाके में कोई दुश्मन तो नहीं है। नीचे जान के देखा तो वहां से 4 बंदे बिल्कुल विचार किया रहा था। पहले पहुंचने से उन्होंने हम कांटेक्ट करना था सर, तो सर ने बोला यार अभी फायरिंग मत करो, थोड़ा नजदीक आने दो। बिल्कुल आड़ लेके आराम से फायर करना, पक्का मरना चाहिए। पाकिस्तानी सैनिकों ने नीचे की तरफ भारतीय सैनिकों की हरकत देखते हुए ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर ओपन फायर कर दिया। अनदेखे दुश्मन की तरफ से गोलियों की बौछार हो गई। तो पक्का मरेगा। दुनिया भर की गोली आ रही थी, इधर से जा रहा था, आवाज सुनाई दे रहा था, इधर से जा रहा। अब सिचुएशन ये थी कि चोटी पर बैठे पाकिस्तानी फौजियों की गोली का टारगेट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर था, तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे सैनिक निशाने पर थे। लेकिन मिशन को जारी रखा गया। इस दौरान आधे घंटे तक दुश्मनों ने भारतीय सेना को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। भारत भूमि की रक्षा करते हुए बैटलफील्ड में एक सैनिक वीर गति को प्राप्त हुआ। हालात एकदम खराब हो गए। 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। वक्त की बढ़ती सुई के साथ दुश्मन की गोली से बचा जा सकता था, लेकिन कुदरत का कहर बेमौत मार डालता। सोनम वांगचुक ने डेयरिंग प्लान बनाते हुए चोटी पर बैठे पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 तरफ से दुश्मनों की घेराबंदी शुरू हुई। एक तरफ सोनम ने खुद मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ सूबेदार ने। रात के घुप अंधेरे में बर्फीली तूफान के बीच घातक लड़ाई की चढ़ाई शुरू हुई। हमारे पास वो अगर आएगा तो मैं कच्चा खा जाऊंगा, बोलकर मैंने बताया सर। उसी नाले से सीधा जो न चढ़ेंगे, रेडियो सेट वगैरह तो था नहीं। जैसे आधा रास्ते में हम पहुंचेंगे, तुम लोगों की तरफ मैं टॉर्च जला दूंगा। इतना तूफान चला था सर, इतना मुश्किल हुआ था, पूरा गिला हो चुका था सर, सुन हो चुका था। कई घंटे की चढ़ाई के बाद भारतीय सैनिक घात लगाकर बैठे दुश्मन के एकदम करीब पहुंच गए। ये तब था जब लगातार ऊपर से फायरिंग जारी थी। सेना के शेर दुश्मन का शिकार करने के लिए टूट पड़े। कई पाकिस्तानी सैनिक गोलियों का शिकार हुए, तो कई गीदड़ की तरह अपने साथियों की लाशें और हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए। 48 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई ये लड़ाई इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। 17,411 फुट की ऊंची टाइगर हिल की खड़ी चट्टानों पर चढ़ना अपने आप में एक युद्ध है।
पाकिस्तानी सेना टाइगर हिल के टॉप पर बैठी थी, यानी दिन में चढ़ते तो दुश्मन देख लेता और आसानी से गोली का शिकार बना देता। रात में बर्फीली हवाओं को चीरते हुए पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की गई। इन्हीं खड़ी चट्टानों पर बैटल लोड लेकर 21 शूरवीर टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य लेकर 2 जुलाई की रात को निकल पड़े। हाई एल्टीट्यूड वॉर में यह सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। योद्धाओं ने रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। दुर्गम पहाड़ में गहरी दरारों में गिरने का मतलब था मौत, तो दूसरी तरफ वक्त बहुत कम था। नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो कि श्रीनगर टू ले एक ही लाइफ लाइन थी, उसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था। लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे नहीं जा पा रहा था, तो बहुत जरूरी हो गया था सेना को, एक चुनौतीपूर्ण कार्य था ये टाइगर हिल पहाड़ी को कैप्चर करना। इसके लिए हमारी बटालियन को चुना गया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी। जब पाकिस्तान की आर्मी को इसकी भनक लगी कि इंडियन आर्मी ऊपर चढ़ गई है, तो उन्होंने दोनों तरफ से फायर खोल दिए। कई सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन योगेंद्र यादव ने गोली लगने के बावजूद जंग जारी रखी। न सिर्फ खड़ी चट्टानों की चुनौती को पार किया, बल्कि चोटी पर पहुंचकर पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया कर दिया। घायल अवस्था में योगेंद्र ने अकेले ही पाकिस्तानी सैनिकों से जंग लड़ी और उन्हें मात देकर टाइगर हिल पर पाकिस्तान के 3 बंकरों पर कब्जा किया। जिस मुश्किल हालात में जंग लड़ी, वो गाथा सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। योद्धा योगेंद्र यादव के अदम्य साहस और पराक्रम को देखते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हिल टॉप के ऊपर 18 ग्रेनेडर्स ने विजय पताका फहरा दिया, जो कि कारगिल युद्ध का यूटर्न था। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अलग अलग चोटियों पर वीरता का प्रमाण दिया। तोलोलिंग की चोटी उसी युद्ध की निशानी है। तोलोलिंग की चोटी पर बैठे दुश्मनों ने श्रीनगर और लेह नेशनल हाईवे की तरफ तोपखाना खोल दिया था। तोलोलिंग स्ट्रेटेजिक तौर पर एक अहम चोटी थी। पाकिस्तान ने सिर्फ नेशनल हाईवे को रोक नहीं दिया था, बल्कि भारतीय सेना का काफिला भी टारगेट पर था। मुश्किल ये थी कि तोलोलिंग में बैठे पाकिस्तानी आसानी से भारत की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। थल सेना की कई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को तोलोलिंग की चोटी से उखाड़ फेंकना मुश्किल लगने लगा। तभी 2 राजपूताना राइफल्स को तोलोलिंग पर तिरंगा फहराने का मिशन सौंपा गया। राजपूताना राइफल्स ने पहले कई दिनों तक तैयारी की, चोटी पर जाने का मैप तय किया। खास तौर पर प्रशिक्षित योद्धाओं को भेजा गया। विवेक गुप्ता जैसे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर तोलोलिंग की चोटी से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया। इसके साथ ही आसपास की कई चोटियों पर पाकिस्तानी सेना की बर्बादी की कहानी लिखी जाने लगी। भारतीय सेना की वीरता देखकर पाकिस्तान को युद्ध से भागना पड़ा और टेबल पर बातचीत करने के लिए आना पड़ा। यह कबूलनामा पाकिस्तान के एक जनरल ने किया। नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। महमूद को मैंने और परवेज मुशर्रफ ने, ये चाहे 2 जुलाई थी या 1 जुलाई थी, हमने उसको ड्रेसिंग डाउन दी कि ये क्या हो रहा है और तुम यहां क्या कर रहे हो। उसकी टांगें कांप रही थी। उसको हमने कहा तुम जाओ वहां जाके बैठो जहां लड़ाई हो रही है। उसने कहा रात को मैं कैसे चले जाऊं। हमने कहा नहीं, हेलीकॉप्टर लेकर रात को जाओ। उसने कहा वो क्रैश हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो क्रैश, यू डोंट डिजर्व टू लिव। ये हाल था महमूद का उस वक्त। और इस हालत में इसने मुझे कहा कि तुम बात करो मियां साहब से कि वो कुछ करें और अमेरिका को बीच में इन्वॉल्व करें। तो मैंने कहा ठीक। मैंने उनसे बात की मियां साहब से और मैंने कहा जी ये इस तरह ये मुझे कह रहा है। उस वक्त मियां साहब जेलम में थे कहीं और अपने किसी वो पॉलिटिकल उस पे। तो मियां साहब ने कहा वो मेरे से क्यों नहीं बात करता। मैंने कहा जी ये ले बात करें। इसके घर में था मैंने फोन मियां साहब को इसको पकड़ा दिया। इसने भी वही बात की कि सर आप जाएं और कुछ करें और उसको इन्वॉल्व करें और यहाँ बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त ये जब इसने देखा ना कि वहां तो टोलोलिंग भी गिर गया, उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा। तो टोलोलिंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड, नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं इसको, क्लिंटन से इंटरवीन।
हिंदुस्तान के वीरों ने पूरी तैयारी के साथ आए पाकिस्तानी सैनिकों को न सिर्फ खदेड़ दिया बल्कि चुन चुन कर मारा। आज तक देश अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की लीडरशिप में .5140 की लड़ाई नहीं भूला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पॉइंट था क्योंकि ये एक ऊंची सीधी चढ़ाई पर पड़ता था जहां छिपे पाकिस्तानी फौजी भारतीय सैनिकों पर ऊंचाई से गोलियां बरसा रहे थे। इसे जीतते ही विक्रम बत्रा अगले .4875 को जीतने के लिए चल दिए जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर था और 80 डिग्री की चढ़ाई पर पड़ता था। आखिरी सांस तक विक्रम बत्रा दुश्मनों का दम निकालते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन करगिल में विजय की ऐसी गाथा लिख गए जो पूरी दुनिया में मिसाल बन गई। 21 साल गुजर गए लेकिन करगिल के कर्म योद्धाओं की कहानी आज पूरे देश की रगों में वीरता का लहू बनकर दौड़ रही है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा।